एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। अभी तक हमने मॉड्यूल नंबर 4 जो चल रहा था, इस मॉड्यूल में हमने स्लैब्स के सारे हमने जो बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं जो हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे वो सारे पैरामीटर्स को हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था डिफ्लेक्शन कंट्रोल क्राइटेरिया के बारे में बताया था। मैंने आपको स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो होता है उसके बारे में बताया था। मैंने आपको स्टील्स में मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो होते हैं उसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसमें आपको डायमीटर ऑफ स्टील कितना लेना है, ये सारी चीज़ें हमने जो भी बेसिक वगैरह थी एल इफेक्टिव वगैरह वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपका एनालिसिस और डिज़ाइन। ठीक है, हम वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे वन वे स्लैब को लेके। हम वहाँ पर डिज़ाइन कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे, जो भी स्टेप्स आपके पास आएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास आया कि आपको एल इफेक्टिव निकालना है, तो मैंने पहले बता चुका है एल इफेक्टिव कैसे निकालना है। तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना है कि ये एल इफेक्टिव आपके लिए कोई नया टर्म नहीं रहेगा कि ये इफेक्टिव लेंथ होता क्या है। तो हमने इसके बारे में बात कर ली थी पहले। तो जितने भी पैरामीटर्स हमने पहले डिस्कस किए थे उसी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे किसकी, वन वे स्लैब के लिए। तो आज के टॉपिक जो रहेगी वो रहेगा आपके पास एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एनालिसिस और एंड डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब। ठीक है, तो मैंने आपको स्लैब्स के बारे में बताया था क्या होता है स्लैब्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपको, ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ योर प्लान व्यू। ठीक है, ये क्या आपके पास स्लैब का क्या है, ये प्लान व्यू। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें, चलिए ये क्या हो रहा है आपके पास, बीम के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहा है ये, इसके नीचे बीम होगी, ये मैंने बीम बना दिया। चारों एंड से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सपोर्ट्स दे रहा हूँ। चारों एंड से क्या दे रहा हूँ मैं इसको, एजेस जो हैं इसके, चारों एजेस कैसे हैं इसके, सपोर्टेड हैं। ठीक है, तो ये चारों एजेस में क्या हो गया आपके पास, बीम्स आ गई और एक ये वाला हो गया। क्लियर। चलिए, अब जो लॉन्गर स्पैन रहेगा, लॉन्गर स्पैन को क्या बोलते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, लॉन्गर स्पैन को हम डिनोट करते हैं एलएक्स से। ठीक है, ये अंदर वाला, ये वाला सॉरी, लॉन्गर स्पैन को हम किससे डिनोट करते हैं, आपके पास एल वाई से हम डिनोट करते हैं। और जो अंदर वाला जो शॉर्टर स्पैन होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल एक्स से। इसके पहले मैंने बाहर वाली लेंथ जो हमें हमेशा ही क्लियर कवर होता है ना, एल एक्स और एल वाई क्या होता है आपके पास, अंदर टू अंदर, मतलब क्लियर कवर जो रहेगा, क्लियर कवर बोल रहा हूँ सॉरी, क्लियर जो आपके पास जो स्पैन रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, एल एक्स और एल वाई रहेगा। इसको आप एंड टू एंड मतलब सपोर्ट के भी आप उसको काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ ये क्या रहेगा, क्लियर स्पैन रहेगा। जो एल नॉट जो आपको बताया था वही क्या आपके पास एल एक्स और एल वाई। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूँ, खैर रीइंफोर्समेंट के बारे में बाद में आएंगे। अगर चलिए मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर एक सेक्शन देख रहा हूँ, हम इस साइड से देख रहे हैं। ठीक है, हम इस साइड से देख रहे हैं। अच्छा, इसका सेक्शन का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, मैं अलोंग द कैसे काटूँ सेक्शन को, अलोंग द शॉर्टर स्पैन काटा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ क्या, अगर मैं सेक्शनल व्यू अगर मैं देखूँ तो मुझे कैसे दिखेगा, वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपके पास, सपोर्ट्स में क्या आ रहा है आपके पास, दो बीम है, सपोर्ट्स में क्या आपके पास दो बीम है। और ये क्या आपके पास लॉन्गर स्पैन है कि शॉर्टर स्पैन है, देखिए ये क्या है आपके पास, सेक्शन कैसे काटूं मैं, शॉर्टर स्पैन में काटा हूं, तो ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी योर शॉर्टर स्पैन। तो ये क्या होगा आपके पास, दिस विल बी योर एल एक्स। ठीक है, ये क्या आपके पास एल एक्स है। नहीं तो आप सेम डायग्राम को अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी डायग्राम को अगर मैं प्लान व्यू बताऊं, इसका अगर मैं प्लान व्यू बताऊं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये वाला क्या आपके पास, दिस विल बी योर एल वाई एंड दिस विल बी योर एल एक्स। अभी अगर मैं इस डायग्राम के बारे में बात करूंगा तो हम कहां से देख रहे हैं, हम ये वाले फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। ये क्या आपके पास, दिस विल बी योर प्लान व्यू मैंने जो बनाया है। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूंगा, सामने से अगर मैं देखूंगा तो मुझे कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सिमिलरली अगर मैं ये वाले साइड से अगर मैं देखूंगा, ये वाले साइड से अगर मैं देखूंगा, प्लान में अगर मैं देखूंगा तो इसको कैसे दिखेगा मुझे प्लान में, दिस विल बी योर एल वाई एंड दिस विल बी योर एल एक्स। ठीक है, आप चाहो कोई सा भी डायग्राम बना सकते हो, आप चाहो तो ये वाला स्लैब बना लो, प्लान व्यू से आप ये वाला देख रहे हो, ये लॉन्गर स्पैन है और ये क्या आपके पास शॉर्टर स्पैन है। अगर मैं इस साइड से देखा, अगर मैं इस साइड से अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो मुझे कैसे दिखेगा, वो कुछ इस पैटर्न में दिखेगा। इसमें भी आप चारों एजेस जो रहेंगे,
चारों एजेस कैसे बना सकते हो आप, सपोर्टेड बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। तो क्या रहेगा आपके पास, दोनों एज में क्या रहेगा, दिस विल बी योर बीम्स, और ये क्या आपके पास शॉर्टर स्पैन किसका है, स्लैब्स का। क्लियर। चलिए, अगर मैं बताया सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, तो ये समझ में आया। ये आपके पास स्लैब का क्या है, आपके पास व्यू है, ये दोनों क्या आपके पास, ये दोनों प्लान व्यू है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे देख लो या फिर आप चाहो तो उसको सीधा देख लो। ठीक, और अगर मैं शॉर्टर स्पैन से अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन एक काटा, शॉर्टर स्पैन से मैंने क्या किया, एक सेक्शनल व्यू देखा तो मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन एनालिसिस में। एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना पड़ेगा हमें। अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो यहां पर आपके पास आएगा कैलकुलेट एल इफेक्टिव एंड स्मॉल डी। ठीक है, सबसे पहला आपके पास जो स्टेप आएगा वो क्या होगा आपके पास, कैलकुलेट एल इफेक्टिव एंड स्मॉल डी। चलिए, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एल इफेक्टिव और डी निकालना है। डी क्या है हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि आपके पास जो आपके पास, ऐसे मान लीजिए ये क्या आपके पास, दिस इज विल बी योर क्रॉस सेक्शनल व्यू किसका, स्लैब का। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अलोंग द शॉर्टर साइड हम क्या करते हैं, मेन रीइंफोर्समेंट डालते हैं अलोंग द शॉर्टर साइड। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अलोंग द शॉर्टर साइड मैंने क्या किया, यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो इफेक्टिव डेप्थ आएगा उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इफेक्टिव डेप्थ के बारे में बात करूँगा तो वो यहाँ से लेकर ये क्या आपके पास, ये आपके पास रहेगा इफेक्टिव डेप्थ। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी डेप्थ की जो वैल्यू है, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू, मैं इसको कुछ अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो वो हमारा एजम्पशन कहाँ से आएगा, वो मैंने आपको बताया था। इफेक्टिव डेप्थ हमने क्या निकालने के लिए, हमने स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो हमने देखा था। स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का हमने क्या देखा था, यहाँ से रेशियो देखा था। और वो क्या बताया था मैंने, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन किससे, ए वैल्यू से। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना, ए वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ए वैल्यू के साथ मतलब यहाँ पे सिर्फ ए वैल्यू मत लगा देना, ए वैल्यू के साथ मतलब टोटल इसके साथ जो भी मॉडिफिकेशन फैक्टर थे ए वैल्यू के साथ, उसके बराबर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ निकालूँ, इफेक्टिव डेप्थ अगर मैं मिनिमम निकालूँ तो कितना हो सकता है, मिनिमम की बात करो ना, इफेक्टिव डेप्थ मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा वो, स्पैन अपॉन ए वैल्यू, स्पैन अपॉन ए वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर लोगे, आप यहाँ से सबसे पहले इतना क्या कर लोगे, ये डेप्थ जो है, इफेक्टिव डेप्थ जो है, इसको आप पहले क्या कर लोगे, इसको आप अज्यूम करके लेके चलोगे। ठीक है, बाद में हम डेप्थ रिक्वायर्ड करके निकालेंगे कि रिक्वायर्ड कितना है, इतना हम क्या करेंगे, इतना हमें IS कोड बताया कि इतना आप अज्यूम करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ से वैल्यू है कितनी, अराउंड मान लीजिए 130 mm आई आपके पास, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, 150 mm 160 mm ऐसे टाइप का, उस जितनी भी वैल्यू आ रही है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड करके आप क्या कर लेना, उतनी डेप्थ को आप पहले अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए वैल्यू आपको पता है, ए वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है वो, ए वैल्यू मैंने आपको बताया था कितना होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है वो 7। ठीक है, और नहीं सॉरी, कैंटिलीवर के लिए कितना होता है आपके पास 7, कैंटिलीवर के लिए कितना होता है आपके पास 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है आपके पास 20, और कंटिन्यूस के लिए, कंटिन्यूस के लिए कितना होता है आपके पास 26। ठीक है, तो ये क्या आपके पास, ये ए वैल्यू है। और स्पैन क्या होगा आपके पास, स्पैन ये वाला जो आपके पास, जो शॉर्टर आपके पास जो स्पैन जो रहेगा LX, जो शॉर्टर आपके पास जो साइड रहेगा LX की वैल्यू वो क्या रहेगा आपके पास स्पैन। तो सबसे पहले क्या कर लोगे आप, यहाँ से आप क्या कर लोगे, यहाँ से आप स्मॉल डी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जितनी भी आई आपके पास मान लीजिए 120 mm आई है, तो उसको आप क्या कर लेना, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना, नोट प्रोवाइड, या फिर आप लिख सकते हो टेक सम एक्स्ट्रा वैल्यू, टेक सम एक्स्ट्रा वैल्यू और इंक्रीज्ड वैल्यू लिख लेना, और इंक्रीज्ड वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला, मतलब मैं यहाँ पर ऐसी बात लिखवा दे रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके पास जो भी वैल्यू आएगी डेप्थ की, आप उतना प्रोवाइड मत करना, क्योंकि हम प्रोवाइड क्या करेंगे, हम प्रोवाइड तो थोड़ा सा ज़्यादा ही करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कुछ, आपके घर में फंक्शन है, ठीक है, आपने वहाँ पे कुछ लोगों को इनवाइट किया खाने के लिए,
तो आपके उसमें रिक्वायरमेंट आपके पास आई कि हाँ हमें इतना केजी आपके पास खाना बनना चाहिए, बट हम क्या करेंगे एडिशनली हम थोड़ा सा और उसमें ज़्यादा बनाते हैं ना, कि ताकि कोई ज़्यादा आ गया या कुछ आ गया या फिर किसी को कम ना पड़े, तो हम क्या करते हैं जितना रिक्वायर्ड है उससे हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं हमेशा। तो जो रिक्वायर्ड होता है हम हमेशा क्या करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम थोड़ा सा एडिशनल प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली उसी की तरफ बात करूँ मैं, डेप्थ जितना ये बोल रहा है उससे हम क्या करेंगे सेफ साइड रहने के लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा ही हम क्या करेंगे डेप्थ वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या कर लोगे आप डेप्थ निकाल लोगे, धीरे धीरे हम समझेंगे ना, ठीक है। अभी अगर आ रहा होगा क्वेश्चन में कि हम डेप्थ क्यों निकाल रहे हैं, अभी आप यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं, देखिए हम पूरा डिज़ाइन करेंगे, हमारे पास जो स्लैब जो रहेगा पूरा डिज़ाइन करेंगे, उसमें हम इसके डायमेंशंस के बारे में देखेंगे और उसमें हम जो रीइंफोर्समेंट लगाते हैं उसके बारे में भी देखेंगे, तो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने डेप्थ निकाल लिया, नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, नेक्स्ट मुझे निकालना है इफेक्टिव लेंथ। इसी स्टेप के अंदर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इफेक्टिव लेंथ, या फिर आप उसको स्टेप नंबर 2 भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे। इफेक्टिव लेंथ मैंने आपको बताया था, इफेक्टिव लेंथ सबसे पहला टॉपिक था इस मॉड्यूल का, सबसे पहला टॉपिक। इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको बोला था L0 प्लस W/2 प्लस W/2 ले लेना, W/2 प्लस W/2 ये लेने के लिए बोला था। बट यहाँ पर L0 कितना है हमारे पास, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास Lx, मतलब आपके पास जो शॉर्टर स्पैन है वो वाला, ठीक है। ये सपोर्ट जो आपके पास रहेगा ये क्या है W, ये भी जो सपोर्ट रहेगा ये क्या आपके पास W। तो यहाँ पर L0 की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो Lx, ठीक है, Lx प्लस W/2 प्लस W/2। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये क्या आपके पास, दिस इज योर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्लैब्स, ठीक है, या फिर स्लैब नहीं बोलो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट बोल सकते हो, ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इस वैल्यू से निकाल सकते हैं, और दूसरा कहाँ से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था Lx प्लस डी, Lx प्लस डी जो भी क्या रहेगा आपके पास दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा मैंने आपको बताया था Lx/d जो भी क्या रहेगा आपके पास मिनिमम वैल्यू जो भी रहेगी, ठीक है। यहाँ से आपके पास मिनिमम वैल्यू जो भी रहेगी वो वाली वैल्यू क्या ले लोगे आप, L इफेक्टिव। अब D कहाँ से निकाले, ये जो D है D हमने कहाँ से निकाला, इसके पहले ही निकाला हमने D, यहाँ से हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाल लिया था। ये जो D की वैल्यू है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर L इफेक्टिव मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, हमें D निकालना है। D हम निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें इफेक्टिव स्पैन भी हमें मिल जाएगा स्लैब का। क्लियर, स्टेप नंबर 1 क्लियर। तो यहाँ से अब यहाँ से हम जब भी लेंथ का जब भी हम यूज़ करेंगे, तो जब भी हम लेंथ का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ना हम Lx यूज़ करेंगे ना हम Ly यूज़ करेंगे, हमेशा हम कौन सा लेंथ यूज़ करेंगे, हम वहाँ से इफेक्टिव लेंथ यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ वाली लेंथ है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है। मतलब कभी भी एंड जो सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर कितना होता है आपके पास 0 होता है। अगर आप सिंपली सपोर्ट की बात की, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, सिंपली सपोर्ट बीम की बात कर रहा हूँ और उसके ऊपर क्या लगा है आपके पास, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। एक अगर मैं सिंपली सपोर्ट बीम की बात किया उसके ऊपर क्या लगा है आपके पास, यूडीएल लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये वाला जो एंड जो सपोर्ट्स है, ये वाला जो एंड जो सपोर्ट्स है वहाँ पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, वहाँ पर आपको 0 देखने के लिए मिल रही है। तो जहाँ पर 0 आ रहा है वो वाले हमें लेंथ को काउंट करने की नीड है क्या, नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, मतलब ये वो वाली लेंथ है जिसके ऊपर क्या हो रहा है आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो वही है आपके पास, दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ। तो कोड ने इफेक्टिव लेंथ आपको या तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बोला है लेने के लिए, या फिर आप Lx प्लस डी जो भी मिनिमम रहेगा वो वाली वैल्यू हमें लेने के लिए बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, सबसे पहले आपने D निकाल लिया, आपने एक अज्यूम किया, मतलब इस वाले फॉर्मूले से एक अज्यूम किया और वहाँ से आपने D निकाल लिया। डिज़ाइन तो करेंगे ही हम, साथ ही साथ हमने क्या निकाल लिया, वहाँ से हमने इफेक्टिव लेंथ भी निकाल लिया। तो ये क्या था हमारे पास, स्टेप नंबर 1। देखें स्लैब्स काफ़ी बड़ा चलने वाला है, ठीक है, और इसको हम वन वे स्लैब को हम एज अ रेक्टेंगुलर बीम ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर बीम आप जैसे पढ़े थे आप, रेक्टेंगुलर बीम वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले मोमेंट निकालते हैं, पहले लोड कैलकुलेशन करते हैं, फिर मोमेंट निकालते हैं, फिर रीइंफोर्समेंट वगैरह डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं
उसकी स्पेसिंग वगैरह, नंबर ऑफ बार्स वगैरह जो भी निकालते हैं, सेम हम इसको बीम की तरह ही डिज़ाइन करेंगे। कहीं कहीं पर जो छोटे मोटे जो आपके पास एडिशनल स्टेप्स आएंगे उसको हम बात कर लेंगे। नहीं तो फिर वन वे स्लैब जो होता है आपके पास वो एज अ रेक्टेंगुलर बीम ही क्या होता है आपके पास डिज़ाइन होता है। ठीक है, वन वे स्लैब की अगर मैं बात करूँ, मतलब वन वे स्लैब कौन सा होता है जिसका Ly/Lx क्या होता है आपके पास ग्रेटर देन 2। ठीक है, लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन क्या रहता है आपके पास 2 से ज़्यादा रहता है। चलिए, तो हमने यहाँ पर L इफेक्टिव निकाल लिया और हमने यहाँ पर स्मॉल डी भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 की बात करूँ तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, हमें स्टेप नंबर 2 में बात करना है लोड कैलकुलेशन। ठीक है, हमें यहाँ पर बात करनी है लोड कैलकुलेशन। चलिए, अब अगर मैं बात करूँ मैं यहाँ पर लोड्स की, तो आप मेरे को बताइए स्लैब है आपके पास, तो स्लैब में आपके पास कैसे कैसे टाइप की लोड आएगी, कैसे कैसे टाइप की लोड्स आएंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास जो स्लैब जो है उसी का जो सेल्फ वेट होगा, आप जो स्लैब जो आप डाल रहे हैं उसी का आपके पास जो सेल्फ वेट होगा वो क्या होगा आपके पास डेड लोड। दूसरा जो होगा आपके पास कि आपके स्लैब के ऊपर क्या आ रहा है आपके पास लाइव लोड जो आ रहा है वो कितना है। ठीक है, आपके ऊपर स्लैब के ऊपर जो लाइव लोड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है। और थर्ड क्या होगा आपके पास जो फ्लोर फिनिशिंग होगी। ठीक है, फ्लोर फिनिशिंग का मतलब क्या होता है आपके पास, अब देखिए स्लैब है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है स्लैब है, तो मैं डायरेक्ट स्लैब के ऊपर नहीं खड़ा हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर पूरी टाइल्स वगैरह लगी हुई है, तो आपके पास जो भी स्लैब रहेगा, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल बना रहा हूँ मैं, ये क्या है हमारे पास जो भी स्लैब रहेगा इसके ऊपर हम क्या करेंगे थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्लोर फिनिशिंग देंगे। ठीक है, उसमें क्या आता है आपके पास टाइल्स वगैरह आ जाएगा, या फिर आप जो भी लगाना चाह रहे हैं, मार्बल लगाना चाह रहे हैं या फिर सीमेंट वगैरह जो भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो मैं बेसिकली टाइल्स वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आप पूरे स्लैब में जो आप लगा रहे हैं उसका भी क्या होगा, वो अपना वेट भी क्या करेगा स्लैब में पुट करेगा। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके पास जनरल आपके पास लोडिंग्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डेड लोड की, तो डेड लोड कितना हो जाएगा उसका सेल्फ वेट, मतलब अगर मैं बात करूँ तो कितना आरसीसी का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यूनिट वेट कितना होता है उसका 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब इंटू एरिया अगर मैं कर दूंगा तो उसका जो भी विड्थ रहेगा और उसका जो भी डेप्थ रहेगा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे उसका डीएल निकाल लेंगे। यूनिट क्या रहेगा उसका किलो न्यूटन पर मीटर। इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं हम, यहाँ पर पॉइंट लोड के बारे में बात नहीं करते। कैसे, आप देखिए लोड निकाल रहा हूँ मैं, लोड निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मतलब अगर मैं बात करूँ वेट डेंसिटी की बात करूँ गामा की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अभी मैं क्या देख रहा हूँ, देखिए किलो न्यूटन क्या होता है वेट, मैं वेट पर लेंथ निकाल रहा हूँ, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ। तो वेट कितना हो जाएगा गामा इंटू एरिया इंटू क्या हो जाएगा आपके पास लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम का क्या प्लेस कर दिया मैंने एरिया इंटू लेंथ में, तो इस लेंथ को मैं क्या कर रहा हूँ W/L लिख दे रहा हूँ। W/L इक्वल्स टू गामा इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एरिया। W का यूनिट क्या है किलो न्यूटन और लेंथ का यूनिट क्या है आपके पास मीटर, तो मैं किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब मैं क्या होता है आपके पास जैसे यूडीएल की जो इंटेंसिटी होती है मैं उस इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। हमेशा यूडीएल किस में रहता है आपके पास किलो न्यूटन पर मीटर में रहता है। तो आप यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं कोई वेट निकाल रहा हूँ, स्लैब का वेट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं उसकी इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ कि वो 1 मीटर पे कितना वेट है उसका। ठीक है, मतलब 1 मीटर पे उसका वेट कितना है हम उसके बारे में बात करें। टोटल स्लैब का वेट हमें निकालना नहीं है, हमें सिर्फ उसकी इंटेंसिटी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे जो भी उसका यूनिट वेट रहेगा आरसीसी का, याद रखिएगा आरसीसी का जो रहता है वो कितना रहता है आपके पास 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वाटर को बोलूँगा तो कितना होता है ये 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आप सॉइल वगैरह पढ़ोगे तो सॉइल में अलग अलग टाइप के सॉइल के लिए आपको गामा की वैल्यू वहाँ पर गिवन होती है जब भी आप जियोटेक वगैरह पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा गामा इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा आपके पास विड्थ इंटू डेप्थ। एरिया कितना हो जाएगा आपके पास विड्थ इंटू डेप्थ। बट यहाँ पर जो विड्थ जो है, यहाँ पर जो विड्थ है उसके बारे में समझिएगा कि विड्थ जो है जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा यहाँ पर हम हमेशा जो 1 मीटर जो होता है 1 मीटर जो विड्थ रहेगा
हम सिर्फ उस 1 मीटर के लिए ही क्या करेंगे, हम वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, मैं 1 मीटर के लिए ही डिज़ाइन कर रहा हूँ और उसके बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यूज़ के नेक्स्ट 1 मीटर में भी सेम वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा, उसके नेक्स्ट 1 मीटर में मैं सेम वैल्यूज़ वहाँ पर पुट करूँगा। तो हमेशा मैं आपको बताया था डिज़ाइन हम जो करते हैं वो एक स्ट्रिप के लिए करते हैं, कितने मीटर की, 1 मीटर स्ट्रिप के लिए करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं विड्थ अगर मैं बताऊँ बी की वैल्यू, तो बी आप कितना रखोगे यहाँ पर, 1 मीटर आप रखोगे। अगर उसको mm में रखना है तो कितना हो जाएगा, वो 1000 mm के लिए आप क्या करोगे वहाँ पर डिज़ाइन करोगे। समझ में आया? तो ये क्या था, आपके पास डेड लोड था। नेक्स्ट अपन आते हैं लाइव लोड में। तो लाइव लोड की अगर मैं बात करूँ तो लाइव लोड कैसे निकालोगे आप? लाइव लोड अगर आप क्वेश्चन के लिए अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो लाइव लोड आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, लेकिन जनरल में अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आप एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो लाइव लोड हमें पता कैसे चलेगा? तो मैंने आपको IS कोड बताया था एक, कौन सा मैंने आपको बताया था, IS 875। ठीक है, मैंने आपको बताया था IS 875। इसमें यहाँ पर होता है पार्ट 1, फिर आता है आपके पास पार्ट 2, फिर आता है आपके पास पार्ट 3, फिर आता है आपके पास पार्ट 4 एंड सो ऑन। तो मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के आपके पास डेड लोड की वैल्यूज़ वहाँ पे गिवन है, पार्ट 2 आपको लाइव लोड की वैल्यूज़ आपको गिवन है और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइव लोड की वैल्यू। सिमिलरली पार्ट 3 क्या होता है आपके पास, विंड लोड वगैरह के बारे में आपको वहाँ पर गिवन होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप 875 पार्ट 2 में जाओगे, कौन सा IS 875 आप निकालेंगे, वहाँ पर कहाँ जाएंगे आप, पार्ट 2 में जाएंगे, तो आपको वहाँ पर एक टेबल होगा बड़ा सा, उसमें अलग अलग टाइप के स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए, हर चीज़ के लिए आपको वहाँ पर दिया रहेगा। तो सबसे पहले आप देख लेना, स्लैब में चले जाना, उस पार्ट 2 में स्लैब में चले जाना और आप जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या आपके पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या फिर एक कमर्शियल बिल्डिंग है, एक ऑफिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको गिवन रहेगा कि अगर आपके पास इस टाइप की बिल्डिंग है, उसमें इतने फ्लोर हैं, जो भी XYZ उसमें जो भी उसके स्पेसिफिकेशन है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपको बता देगा, ठीक है, आप उसके लिए आप इतना लाइव लोड आप दे दीजिए। तो उस टेबल से आप क्या करेंगे, वहाँ से आप लाइव लोड की वैल्यू आप निकालेंगे। कौन से टेबल से, IS 875, जो कि सिर्फ क्या देता है आपको, सिर्फ लोड्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो लाइव लोड के लिए आप क्या करोगे, लाइव लोड के लिए आप पार्ट 2 में चले जाना, तो वहाँ से आपको लाइव लोड आपको निकल जाएगा। हालांकि जो क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको IS कोड वगैरह की नीड नहीं रहेगी, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि टेक लाइव लोड इक्वल्स टू 3 किलोन्यूटन पर मीटर सो ऑन 25 किलोमीटर मीटर, जो भी आपको गिवन रहेगा। ठीक है, तो लाइव लोड आप वहाँ से निकालेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके पास फ्लोर फिनिशिंग। तो फ्लोर फिनिशिंग का भी जो गामा जो होगा, मान लीजिए वो कितना है 24, गामा इंटू एरिया नहीं लेना, उसका विड्थ इंटू डेप्थ, मतलब विड्थ इंटू डेप्थ मतलब उसकी जो थिकनेस जो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ विड्थ ऑफ फ्लोर फिनिश इंटू थिकनेस ऑफ फ्लोर फिनिश, इंटू थिकनेस ऑफ फ्लोर फिनिश। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे, यहाँ से ये सारी चीज़ें आप निकाल लोगे। चलिए, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू आपके पास जो आएगी, मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, दिस विल बी योर स्मॉल WD, दिस विल बी योर WL एंड दिस विल बी योर WF। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ फ्लोर फिनिश है, दिस विल बी योर WF। तो टोटल आपके पास जो लोड आएगा, टोटल आपके पास जो लोड आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, तीनों का समेशन, टोटल जो लोड आएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल आपके पास W, टोटल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस फ्लोर फिनिश। ठीक है, और हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है फैक्टर्ड लोड, हमें चाहिए होता है यहाँ पर फैक्टर्ड लोडिंग। तो किसको मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ WU से, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू WT। तो आप यहाँ से क्या कर लेना, आप यहाँ से सारे लोड्स को क्या कर लेना, उसका आप वहाँ से आप सबका लोड का समेशन लेके आप क्या कर लोगे, फैक्टर्ड लोडिंग आप यहाँ से निकाल लोगे। मतलब ये वाली लोडिंग वो है जिसके लिए हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, टोटल जो लोड आ रही है आपके स्लैब में वो तो आपके पास WT आ रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग के लिए हम थोड़ा एडिशनल वहाँ पर लोड को कंसिडर करेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास 100 यूनिट्स क्या आ रहा है, स्लैब के ऊपर लोड आ रहा है, बट मैं 100 के लिए डिज़ाइन नहीं करूँगा ना, इतना तो आ रहा है, डिज़ाइन तो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँगा ना उसको, मतलब मैं थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाऊंगा, तो मैं इसको डिज़ाइन किस लिए करूँगा, मैं उसको 150 के लिए कर लूँगा। ठीक है, तो जनरली अपन 50% इंक्रीज करके क्या करते हैं हम वहाँ पर, इसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो हम जब भी लोडिंग लेंगे तो WT नहीं लेंगे, हम वहाँ पर क्या लेंगे, फैक्टर्ड लोड लेंगे, जैसे कि WU। क्लियर है? तो स्टेप नंबर 1 समझ में आया। स्टेप नंबर 1 क्या है आपके पास, L इफेक्टिव निकालना है और D निकालना है। स्टेप नंबर 2 में जैसे आओगे तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें लोड कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा।
तो अगर आपने लोड निकाल लिया तो थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप? अगर आपने लोड निकाल लिया है तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 में हमें बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे हम, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट देखिए, मैंने 3 टाइप के आपको बीम बताए, ठीक है, मैंने 3 टाइप के आपको स्लैब्स बताया, सॉरी नॉट बीम, एक कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस। तो तीनों के लिए आपके पास बेंडिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला रहेगा वो अलग रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, बात करूं किसकी, सिंपली सपोर्टेड की, अगर मैं बात करूं किसकी, सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहा हूं। और जनरली आपके पास सिंपली सपोर्टेड ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जनरली आपको मैक्सिमम आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, कहाँ से? सिंपली सपोर्टेड स्लैब से। तो अगर मैं सिंपली सपोर्टेड की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ एम तो एम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? WU L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है, कितना हो जाएगा? WU L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। सेकेंड, अगर मैं कैंटिलीवर की बात कर रहा हूँ, कैंटिलीवर स्लैब की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जो MU का फॉर्मूला रहेगा वो कितना रहेगा? WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये? WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 2। थर्ड अपन बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूस स्लैब की, तो इसके लिए अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे ना, तो इसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको कुछ कोएफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, कुछ आपको कोएफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो अपन बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, इस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया कहाँ से? कंटिन्यूस स्लैब से आया, कंटिन्यूस स्लैब से अगर आपके पास आया है तो अभी तो ये सब ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट में सिंस वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास कंटिन्यूस आपके पास आ रहा है, तो एक फिक्स्ड आपको वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मिलेगा नहीं, हमें वहाँ पर कोएफिशिएंट्स रहता है, 1/12, 1/9, 1/8 ऐसे टाइप के कोएफिशिएंट्स रहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कोएफिशिएंट्स रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो मैं आपको बताऊँगा कुछ टाइम बाद में, उसमें हम अलग अलग क्या बोलते हैं उसका एक मेथड है, वहाँ से आपको बस वो कोएफिशिएंट्स को हमें याद करना होता है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो अभी तक समझ में आए? तो ये क्या है? स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चन, ठीक है, जनरली आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? सिंपली सपोर्टेड स्लैब से ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो 3 स्टेप मैंने आपको बताया अभी तक टोटल। सबसे पहले हमने L इफेक्टिव देखा, स्मॉल d देखा, लोड कैलकुलेशन करें, उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे अपन? निकालते हैं यहाँ पर, अब यहाँ से अपन डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन मतलब क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्चर की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डिज़ाइन निकाल रहे हैं, मतलब हमें वहाँ पर रीइंफोर्समेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो अपन नेक्स्ट स्टेप डालिए, स्टेप नंबर 4, एरिया ऑफ मेन बार्स, ठीक है, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑफ मेन बार्स, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 4 देखते हैं। चलिए स्टेप नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। स्टेप नंबर 4 में अपन देख रहे हैं यहाँ पर डेप्थ रिक्वायर्ड, ठीक है, ये क्या आपके पास? दिस इज द रिक्वायर्ड डेप्थ। हमने स्टेप नंबर 1 में हमने जो निकाला था स्मॉल इफेक्टिव डेप्थ निकाला था, वहाँ से हम क्या करेंगे? इफेक्टिव कवर को अगर अपन वहाँ से ऐड कर लिए तो हमें वहाँ से ओवरऑल डेप्थ वहाँ से मिल जाता। लेकिन अभी हम क्या निकाल रहे हैं? अभी हम निकाल रहे हैं डेप्थ रिक्वायर्ड। तो आपको पता है हमने जैसे बीम में देखा था, डी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या बताया था? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होना चाहिए आपके पास? MU अपॉन Q इंटू FCK इंटू B, ठीक है। यहाँ पे विड्थ में कितना रखूंगा मैं? 1 मीटर रखूंगा। तो यहाँ से आपने इसके पहले स्टेप नंबर 3 में हमने MU निकाल लिया था। MU वहाँ पर प्लेस करके जो भी आपके पास रीइंफोर्समेंट रहेगी, ठीक है, तो उसके लिए हम वहाँ पे Q की वैल्यू निकाल लेंगे। FCK और FE आपको पता होगा, FCK हमने वहाँ पर प्लेस कर देंगे और Q की वैल्यू कितना? FE मैंने बताया था आपको, Q की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 0.148, 0.138 और 0.133। किसके लिए? दिस विल बी FE 415, FE 250, FE 415 और FE 500 के लिए हम Q की वैल्यू ये वाली यूज़ करते हैं। FE आपको गिवन होगा, जैसे मान लीजिए आपको FE 415 दिया है तो Q की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप? 0.138। M20 दिया है तो FCK की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे आप? 20। B विड्थ कितना है हमारे पास? स्लैब में कितना लेते हैं हम? उसको 1 मीटर कंसीडर करके चलते हैं, तो हम यहाँ पे विड्थ कितना ले लेंगे? हम 1000 mm रख लेंगे। और MU हमने स्टेप नंबर 3 से हमने निकाल लिया। जनरली कितना होगा वो? WU L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8 इन टर्म्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड। तो यहाँ से क्या कर लोगे आप? डेप्थ रिक्वायर्ड आप निकाल लेंगे, ठीक है।
आप यहाँ से क्या कर लेंगे, आप यहाँ से डेप्थ रिक्वायर्ड आप निकाल लेंगे। फॉर सपोज स्टेप नंबर 1 में आपके पास, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हम क्या कर रहे थे, स्पैन बाय डेप्थ से हम निकाले थे स्मॉल डी, ठीक है। फॉर सपोज वहाँ पर हमने कितना रखा था, 150 हमने वहाँ पर रखा था। लेट से वहाँ पर हमारे पास स्टेप नंबर 1 में जो स्मॉल डी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी हमारे पास, 150 mm। और यहाँ पर डेप्थ रिक्वायर्ड आप अगर पुट कर रहे हो तो मान लो यहाँ पर आया आपके पास कितना, 90 mm, ठीक है। यहाँ पर डेप्थ रिक्वायर्ड कितना है आपके पास, 90 mm। इसका मतलब ये है कि हमें 90 mm तक का हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। मिनिमम कितना होना चाहिए आपके पास, डेप्थ कितना होना चाहिए, 90 mm तो होना ही होना चाहिए। ये तो क्या है, इतना तो रिक्वायरमेंट है ही, उतने लोड को क्या करने चाहिए, बेयर करने के लिए। लेकिन हम क्या हो रहा है हमारे पास कि जो 90 mm जो है, अगर आप प्रोवाइड 90 से ज़्यादा कर दे रहे हो 150 mm तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें इतना डेप्थ बोल रहा है जो स्ट्रक्चर है, वो उसकी डिमांड कितनी है कि मुझे इतना आप डेप्थ रखो मेरे लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं, हम इतना ही क्यों रखें, हम इतना रख देते हैं। समझ में आ रहा है, हम जो स्लैब है उसकी हम डेप्थ को रख देते हैं, तो मतलब क्या होगा हमारे पास, बहुत ही हम कहाँ चले गए, सेफ साइड में चले गए। हमारे पास जो उसके जो थिकनेस जो थी, उसका जो डेप्थ था वो क्या हो गया, हमने इंक्रीज कर दिया। तो वहाँ पर क्या होगा, वो इजीली क्या कर लेगा, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का वहाँ पर कम देखने को मिलेगा, फेलियर क्या होगा वहाँ पर आएगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 90 mm की जगह यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती कितनी, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती 180 mm, तब क्या हो जाता, तब दिक्कत हो जाती। कैसे, क्योंकि ये 180 mm बोल रहा है, इतना तो रिक्वायर्ड होना चाहिए, लेकिन स्टेप नंबर 1 में कितना आया था हमारे पास, 150 mm। मतलब रिक्वायर्ड 180 mm का है, लेकिन हमने प्रोवाइड कितना किया, 150 mm ही किया। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्चर में क्या हो जाएगा आपके पास, फेल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस स्टेप नंबर 1 में आना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में हमें बोलना पड़ेगा, यहाँ पर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 1 में आके ये जो D की वैल्यू है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 से ज़्यादा, मतलब अराउंड 200 mm मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मिनिमम 180 से हमें ज़्यादा वैल्यू रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद वापस स्टेप नंबर 1 में L इफेक्टिव निकालेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में अपन क्या करेंगे, वहाँ पर स्टेप नंबर 2 तो खैर ठीक सेम ही आएगा। स्टेप नंबर 3 में अगेन क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। फिर वो बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ पर पुट करके अगेन हम D रिक्वायर्ड चेक करेंगे। तो क्या होगा आपके पास, हमें फिर से वहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपने जो रखा है, प्रोवाइड जो किया है, वो क्या होना चाहिए आपके पास, D रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए स्टेप नंबर 1 में। तब क्या होगा हमारे पास, सेफ होगा। तो हमेशा कंडीशन क्या रहेगी आपके पास, कंडीशन ये रहेगी कि आपके पास यहाँ से जो D रिक्वायर्ड है, अगर वो D रिक्वायर्ड इज लेस देन D प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड मतलब हमने कहाँ पर स्टेप नंबर 1 में जितनी वैल्यू रखी थी, देन क्या है आपके पास, देन आपके पास डिज़ाइन इज सेफ, देन डिज़ाइन इज सेफ। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रिक्वायर्ड वाला टर्म जब भी आता है आरसीसी में, जब भी आपके पास रिक्वायर्ड वाला टर्म जब भी आता है, मतलब वो क्या बता रहा है आपके पास, मिनिमम उतना होना चाहिए। सिमिलरली AST भी जब आप निकालते हैं, तो AST हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। वो जो 0.5 FCK/FY 1 माइनस √1 माइनस, अभी मैं बताऊंगा। तो वहाँ पे क्या मिलेगा, AST रिक्वायर्ड मिलेगा। मतलब मिनिमम उतना रीइंफोर्समेंट तो आप डालिए, बट मिनिमम हम उतना ही रीइंफोर्समेंट डालेंगे क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और बढ़ा के हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम उसकी वैल्यू को बढ़ा के क्या करते हैं, AST प्रोवाइडेड क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये क्या आपके पास डेप्थ रिक्वायर्ड, मतलब आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि आप जितना प्रोवाइड किया, अगर मान लीजिए स्टेप नंबर 1 में हमने 200 प्रोवाइड किया, तो D रिक्वायर्ड इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 200 से हमेशा कम ही आना चाहिए, ठीक है। 200 से हमेशा क्या होना चाहिए, कम ही आना चाहिए। अच्छा, वहाँ पर स्टेप नंबर 1 में हमने D तो निकाल लिया था, इफेक्टिव डेप्थ कितना आया था, जितना भी हमने निकाला था, कितना बताया था मैंने, स्पैन अपॉन A वैल्यू करके हमने निकाल लिया था, ठीक है। अब हमने ये जो D निकाला है, उसके बाद हमें ओवरऑल डेप्थ भी निकालना पड़ेगा। ओवरऑल डेप्थ कितना हो जाएगा आपके पास, स्मॉल d प्लस इफेक्टिव कवर और यही वाला जो ओवरऑल डेप्थ जो था, यही हमने स्टेप नंबर 2 में क्या किया था, जब हम एरिया ले रहे थे B इंटू डी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम कैपिटल D प्लेस करेंगे, स्मॉल d प्लस इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो वहाँ पर हमने जो D लिखा था वो क्या था आपके पास, ओवरऑल डेप्थ था। तो यहाँ तक समझ में आया, स्टेप नंबर 4 समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हमें पता चल गया। क्रॉस सेक्शन कैसे पता चल गया, हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो डेप्थ जो है वो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब स्टेप नंबर 1 में
जो आपने जो डेप्थ निकाला है वहाँ से आप क्या कर लोगे, ओवरऑल डेप्थ निकाल लोगे, तो हमें डी पता चल गया। दूसरी चीज़ विड्थ तो हमें पहले से ही पता है क्या, कि हम हमेशा स्लैब को क्या बोलते हैं, हम 1 मीटर स्ट्रिप के लिए ही हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो विड्थ हमें पहले से ही पता है, तो क्रॉस सेक्शन इज डन। क्रॉस सेक्शन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, हमें किसके बारे में बात करना है, अब हमें बात करना है रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा एरिया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट बार्स, ठीक है। अब अपन आते हैं रीइंफोर्समेंट में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम रीइंफोर्समेंट कैसे निकालते हैं, हम AST की अगर मैं बात करूँगा तो AST का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2-3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला मैं आपको हमेशा बताऊँ, अलग अलग बुक में डिपेंड करता है आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर अलग अलग प्रोसीजर वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है आपके पास, AST का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस MU अपॉन FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। B कितना पुट करेंगे आप यहाँ पर B कितना पुट करेंगे, आप इसको B पुट करेंगे 1 मीटर, या फिर इसको कितना पुट करेंगे आप 1000 mm, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो ये कि आपके पास AST आप डायरेक्ट आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होगा, यहाँ पर ये BD यहाँ पर लिखा नहीं होगा, यहाँ पर आपको BD नहीं लिखा होगा, और अगर मैं BD यहाँ से हटा दूँ तो बचा जो फॉर्मूला है वो किसका हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट का हो जाएगा। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वो परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर मैं AST अगर मुझे निकालना होगा तो AST क्या करूँगा, इंटू परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पर इंटू B इंटू D हम कर देंगे, तो AST वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला होता है हमारे पास कि आप सिंपल साधारण आपके पास एक फॉर्मूला है वो आप पुट कर दीजिए, आप निकाल लीजिए। दूसरा एक और मेथड होता है, कहाँ से हम निकालते हैं, सेकेंड टाइप का आपके पास जो मेथड होता है वो क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट से निकाल लो। पहले कंप्रेशन साइड से क्या होता है आपके पास 0.36 FCK B इंटू XU D माइनस 0.42 इंटू XU। तो यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट आपने निकाल लिया था स्टेप नंबर 3 में, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया था, FCK पता है, B पता है 1 मीटर के लिए, स्मॉल d हमने वहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। बचा क्या, XU। तो इस वाले इक्वेशन से आप क्या करिए, XU को फाइंड आउट कर लीजिए। आप यहाँ से XU को फाइंड आउट कर लीजिए। जनरली वाले मेथड से जाना मत, आप एक फॉर्मूला लिखना और निकाल लेना। इन केस अगर आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई बुक से ऐसा पढ़ रहे हैं जिसमें इस टाइप की चीज़ों से निकाला है, तब आप वहाँ पर इस ऐसे टाइप से भी आप AST निकाल सकते हैं। XU आपने निकाल लिया। दूसरा अगेन हम MU को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन टेंशन साइड से हम इसको देख रहे हैं, तो कितना होता है टेंशन साइड से 0.87 FY AST D माइनस 0.42 इंटू XU। तो यहाँ पर हमने XU भी निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, AST निकालना है। तो AST कितना हो जाएगा हमारे पास, AST हो जाएगा MU अपॉन जो बचा जो टर्म है कितना है 0.87 FY इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम AST भी निकाल लेंगे। जनरली उसको आप मत प्रीफर करना, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप सीधा सीधा आप क्या कर लेना, ये वाला वैल्यू आप पुट कर देना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से क्या होगा आपके पास सीधा सीधा AST आपके पास आ जाएगा। मान के चलिए आपके पास AST कितना आया, मान के चलिए आपके पास AST कितना आ गया आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास AST आ गया 1000 mm स्क्वायर। फॉर एग्जांपल AST कितना आ गया आपके पास 1000 mm स्क्वायर। तो बेसिकली क्या होता था, अगर मैं बीम की बात करता था, ठीक है, अगर मैं बीम की बात करूं, अगर मैं यहाँ से बीम की बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, एक बस बीम है और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो क्या है हमारे पास काफ़ी कम है, विड्थ जो रहेगी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। तो यहाँ पर हम 1 मीटर विड्थ के लिए हम डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी विड्थ 1 मीटर भी नहीं है। इसकी विड्थ कितनी होती है 300, 200, 250, 400 मैक्सिमम, इतनी विड्थ होती है। MM की बात करूँ मैं, ठीक है, 300 mm इंटू 500 mm ऐसे टाइप का आपके पास विड्थ का क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपके पास निकालने की नीड नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको ना स्पेसिंग की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम यहाँ पर जैसे ही AST निकाले, हम AST कितना आया, अगर 1000 mm स्क्वायर आया तो हम यहाँ पर सीधा बोल देते हैं नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बार्स निकाल के इस फिट में इक्वल डिस्टेंस पे क्या कर देते हैं, मान लीजिए 4 बार्स आए तो 4 बार्स में लगा दूंगा। लेकिन स्लैब में कैसा हो रहा है, स्लैब में आप चीज़ें समझिए। देखिए स्लैब कैसा है आपके पास, ये क्या आपके पास, ये प्लान व्यू है स्लैब का। फॉर एग्जांपल ये क्या है आपके पास, दिस इज द प्लान व्यू ऑफ स्लैब।
यहाँ पर आपके पास ये जो है ना, ये पूरी विड्थ है, ठीक है। विड्थ मतलब ये हम इसको मान रहे हैं, जो लॉन्गर जो स्पैन है ना उसको हम क्या बोल रहे हैं, विड्थ मान रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, विड्थ मतलब समझिए यहाँ पर जो लॉन्गर जो स्पैन है उसको हम विड्थ मान रहे हैं। तो पूरे के लिए तो हम कर नहीं पाएंगे डिज़ाइन क्योंकि बहुत बड़ा है, तो हम शुरू के जो 1 मीटर है, शुरू के जो 1 मीटर है विड्थ जो है उसको हम ले लिए, और वो 1 मीटर विड्थ में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 1 मीटर में हमें कितना AST प्रोवाइड करना है, इस 1 मीटर में हमें AST प्रोवाइड करना है कितना, 1000 mm²। फॉर एग्जाम्पल इस 1 मीटर में, ये जो 1 मीटर जो विड्थ है इसमें हमें AST कितना प्रोवाइड करना है, 1000 mm²। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम निकालते हैं स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ बार्स नहीं निकालते, हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, स्पेसिंग निकालते हैं। मतलब मान लीजिए स्पेसिंग आपके पास आया जैसे 150 mm आया, ठीक है। एक बार ले रहे हैं आप, वो जैसे मान लीजिए आपने 12 mm का या फिर 16 mm का आपने क्या ले लिया, आपने यहाँ पर बार ले लिया, 16 mm का, लेट से 16 mm का बार ले लिया, और हमने स्पेसिंग निकाला कितना है वो 150 mm। इसका मतलब ये जो 1 मीटर जो है, 1 मीटर जो है, यहाँ पर क्या करूँगा, इसको डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या किया, पहला बार हमने लगाया, उसके बाद 150 mm छोड़ के एक और बार हमने लगाया, उसके बाद 150 mm छोड़ के एक और बार हमने लगाया, उसके बाद 150 mm छोड़ के एक और बार हमने लगाया। समझ में आया? तो ये हमने डिज़ाइन किया किसके लिए, शुरुआत के 1 मीटर विड्थ के लिए। फिर अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, 1 मीटर विड्थ हम फिर से अज्यूम करेंगे, और उसके बाद भी हम क्या करेंगे, इस 1 मीटर में भी, इस 1 मीटर में भी हमें कितना लगाना है, 1000 mm² का क्या करना है, हमें यहाँ पर एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट पुट करना है। तो आपके पास अगेन ये वाले जो कंटिन्यू है, जो बार्स जो है, अगेन उसको स्पेसिंग हम यहाँ पर 150 mm, 150 mm, 150 mm, 150 mm छोड़ के हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिइंफोर्समेंट को डालते जाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बार्स निकालने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी ना, आप यहाँ से अगर काउंट करते जाओगे तो पूरे स्पैन में तो बहुत ज़्यादा बार्स आ जाएगी, तो हमें उतना निकालने की नीड नहीं है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एरिया ऑफ, हमें यहाँ पर स्पेसिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें स्पेसिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है कि मतलब हम क्या करेंगे, जो स्लैब है उसमें हमें ये नहीं करना है कि हाँ इस स्लैब में आप 200 बार्स डाल दो, इस स्लैब में हम 250 बार्स डाल दो, इस स्लैब में आप 100 बार डाल दो, 50 बार डाल दो, ऐसी बात नहीं होती है। इस स्लैब की अगर बात करें तो हम वहाँ पर एक आपके पास जो रिइंफोर्समेंट है उसका हम बोलते हैं कि कितने डायमीटर का है। दूसरी चीज़, हम वहाँ पर स्पेसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आप 2 मेन बार्स डाल रहे हो, 2 डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहे हो, जैसे भी बार्स डाल रहे हो, तो वो 2 बार के बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास AST तो आप निकाल लोगे, AST हम किस लिए निकाल रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे फाइंड आउट कर पाएँ, क्या हम वहाँ से हम फाइंड आउट कर पाएँ स्पेसिंग कितनी होगी इंडिविजुअल 2 रीइंफोर्समेंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से आप AST तो निकाल लिया, आप कितना है आपके पास, वो फॉर्मूले से आप AST निकाल लेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप AST निकाल लेंगे। बट AST क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, स्पेसिंग। तो यहाँ से अपन स्टेप नंबर 6 में आते हैं। स्टेप नंबर 6 में क्या निकालना है मुझे, स्टेप नंबर 6 में निकालना है स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स, स्पेसिंग ऑफ मेन बार्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिंग निकाल रहा हूँ तो स्पेसिंग का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होता है आपके पास, एरिया ऑफ वन रीइंफोर्समेंट, एरिया ऑफ वन रीइंफोर्समेंट अपॉन टोटल आपने जो AST निकाला है, टोटल आपने स्टेप नंबर 5 में जो AST निकाला है इनटू 100, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन रीइंफोर्समेंट की अगर मैं बात करूँगा स्पेसिंग की, तो कितना हो जाएगा आपके पास, π/4 इंटू जितना भी आप डायमीटर आप जितना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 16 mm बार्स आपने प्रोवाइड किया, तो कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 16 का स्क्वायर अपॉन AST क्या आपका, जो हमने वहाँ पर इस फॉर्मूले से हमने जो AST निकाला है, चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे आप यहाँ से निकाल लो, जनरली आप इसको प्रीफर करना। मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया कि इन केस अगर आपके किसी नोट्स में या फिर किसी बुक में अगर इस टाइप का गिवन है तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये आया कहाँ से। सेकंड मेथड है, ये ऑल्टरनेट मेथड है, इसको आप मत ही लिखना। लेकिन इन केस अगर किसी बुक वगैरह में ऐसे टाइप से दिया है तो आप वहाँ से भी AST निकाल सकते हैं। आप जनरली इसको प्रीफर करना, ठीक है। तो आप AST निकाल लिए, मतलब टोटल 1 मीटर विड्थ में कितना रीइंफोर्समेंट लगेगा, जितना यहाँ से आएगा mm² जितना आएगा उतना आपके पास लगेगा। लेकिन हमें उसकी रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, हमें ये पता है कि मैं जो बार जो डाल रहा हूँ कितना डालूंगा मैं,
जितने भी mm का रीइंफोर्समेंट मैं डाल रहा हूँ, हमें उससे क्या करना है, हमें बताना है कि इंडिविजुअल वो जो मैं रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके और जो नेक्स्ट वाला जो रीइंफोर्समेंट होगा उसके बीच में स्पेसिंग कितनी रहेगी। तो हमें ये वाली स्पेसिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से क्या कर लेंगे आप, स्पेसिंग आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से स्पेसिंग निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास स्पेसिंग यहाँ से इस फॉर्मूले में जैसे आपने पुट किया स्पेसिंग आपके पास आ गया 600 mm, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास आ गया कितना, आपके पास आ गया यहाँ से स्पेसिंग की वैल्यू आ गई आपके पास 600 mm। इसका मतलब ये है कि मैंने पहली रीइंफोर्समेंट मैंने यहाँ पर लगाया, पहली रीइंफोर्समेंट स्लैब के मैंने यहाँ पर लगाया, अब मैं 600 mm ट्रैवल कर रहा हूँ, अब मैं 600 mm ट्रैवल कर रहा हूँ और दूसरी रीइंफोर्समेंट में यहाँ पर लगाया, ठीक है। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, 600 mm में ट्रैवल कर रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर तीसरी रीइंफोर्समेंट में यहाँ पर लगाया और उसके बाद स्लैब खत्म हो गई। उसके बाद क्या हो गया, आपके पास स्लैब खत्म हो गई। तो आप देख रहे हो इतनी बड़ी स्लैब थी बट उसमें सिर्फ 3 ही रीइंफोर्समेंट आए, तो क्या वो सही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास, ये फॉर्मूले पे एंटायरली डिपेंड नहीं रह सकते। आपके पास IS कोड ने क्या किया है, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि आपके पास जो मैक्सिमम जो स्पेसिंग है, मैक्सिमम जो स्पेसिंग है आपके पास मेन बार्स की, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 into D और 300 mm। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 into D और 300 mm, जो भी उसका मिनिमम रहेगा। समझ में आया? D तो आपने निकाल लिया था और 300 mm, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में दो आपके पास बार्स के बीच में क्या होना चाहिए, आपके पास 300 mm ही आप प्रोवाइड कर सकते हो, उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल तो 600 जैसी आएगा तो आपको ये 600 आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा दोनों में से जो वैल्यू मिनिमम है। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 400 और ये कितना है 300, तो यहाँ पर जो भी आप रीइंफोर्समेंट आप लगा रहे हो वो क्या करोगे, आप उसकी स्पेसिंग कितनी दे दोगे, 300। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये वाली स्पेसिंग से आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आपके पास 100 mm आ रही है, 100 mm आ रही है, और यहाँ से 400 और ये 300 है। तो आप यहाँ पर सबसे मिनिमम क्या है आपके पास 100 mm है, तो आप 100 mm ही आप प्रोवाइड कर दोगे। जनरली आपके पास स्पेसिंग की वैल्यू जो भी आती है उससे हम थोड़ा सा और ही कम क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जितना आप पास रीइंफोर्समेंट आप डालेंगे, जितना आप रीइंफोर्समेंट को पास डालेंगे उतना ही क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होंगे, आपके पास ज़्यादा होंगे। और अगर आपके पास नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब आप वहाँ पर उस स्ट्रक्चर में आप स्टील ज़्यादा डाले हो, मतलब उस स्ट्रक्चर में आप मटेरियल ज़्यादा डाले हो, स्टील ज़्यादा डाले हो, तो क्या होगा, आपके पास स्ट्रक्चर क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा और ज़्यादा डक्टाइल बनेगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेफर साइड क्या होगा आपके पास, सेफर साइड क्या होगा आपके पास, मूव करेगा। समझ में आया? तो जनरली हम जो भी स्पेसिंग की जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ा सा कम ही वैल्यू आप लेना, ठीक है। जो भी स्पेसिंग की वैल्यू आएगी उसको थोड़ा सा आप कम ही क्या करना, प्रोवाइड करना, ठीक है। समझ में आया? ये क्या था आपके पास, स्पेसिंग था। और जो मैं ये सब जो बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेन बार्स की, मेन बार्स की बात कर रहा हूँ। मतलब ये अलॉन्ग द किस में जाएगा, अगर ये आपके पास स्लैब है, टोटली आपके पास स्लैब है, ये आपके पास लॉन्गर एज है, ये आपके पास शॉर्टर एज है, तो मैं रीइंफोर्समेंट कैसे डाल रहा हूँ, मैं आपको बताया था कि हमें शॉर्टर जो स्पैन है उसके अलॉन्ग हमें क्या डालना है, रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है। और ये जो दो रीइंफोर्समेंट के बीच में आपके पास जो आएगा, यही क्या है आपके पास, दिस इज योर स्पेसिंग, ठीक है। दो रीइंफोर्समेंट के बीच का जो गैप है वो क्या है आपके पास, दैट इज योर स्पेसिंग, ठीक है। ये मैक्सिमम स्पेसिंग का जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये मैंने आपको लिखवा चुका था पहले कोडल प्रोविजन में, मैंने आपको ये चीज़ बता दिया था 3D और 300। सिमिलरली मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी आपको बताया था, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये समझ में आया, ये क्या था आपके पास, एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट था। कौन सा वाला रीइंफोर्समेंट, जो मेन बार्स जो था, ठीक है, एरिया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। मेन रीइंफोर्समेंट मतलब यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना, मतलब अलोंग द शॉर्टर स्पैन हम जो डालते हैं, समझाया था ना मैं एक पूरे लेक्चर में, अलोंग द शॉर्टर स्पैन हम जो रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसके बाद अपन देखते हैं आगे। चलिए मेन बार्स के बारे में हमने बात कर ली है, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के बारे में, ठीक है। स्टेप नंबर 7 अपन बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अपन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैसे लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स
डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द, किसके अलोंग लगाते हैं, शॉर्टर की लॉन्गर, अलोंग द लॉन्गर स्पैन, ठीक है। शॉर्टर स्पैन में हम क्या लगाते हैं, मेन स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हम क्या करते हैं, अलोंग द लॉन्गर स्पैन में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो एरिया जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, उसको हम कितने से डिजाइन करते हैं, हम AST मिनिमम से ही हम उसको डिजाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं आपको कोडल प्रोविजन जब आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक वहाँ पर वो बताया था कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट, मिनिमम स्टील रीइंफोर्समेंट ऑफ स्लैब्स के बारे में जब हम बताया था तो वो कितना होता है उसके बारे में बताया था। और मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट होता है वही हम डिज़ाइन करते हैं किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए भी। तो यहाँ पर AST मिनिमम कितना बताया था मैं, वैल्यू याद है क्या, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया आपको बताया था, किसके लिए, फॉर FE 250, क्या फिर उसको बोल सकते हैं अपन माइल्ड स्टील के लिए, FE 250 के लिए। सिमिलरली 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया किसके लिए बताया था मैंने, फॉर HYSD बार्स के लिए, ठीक है। किसके लिए बताया था मैंने, फॉर HYSD बार्स के लिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दे दिया गया है FE 415 के रिस्पेक्ट में आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, AST मिनिमम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा वो, AST मिनिमम आप निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल HYSD बार अगर दिया तो कितना हो जाएगा, 0.12/100 इंटू बी इंटू डी, बी कितना ले लोगे आप, 1 मीटर, कैपिटल डी हमने प्रोवाइड जितना किया था उतना हम पुट कर लेंगे। तो AST मिनिमम आप निकाल लिए। नेक्स्ट क्या निकाल लेना आप, स्पेसिंग, स्पेसिंग के बारे में बात करेंगे तो स्पेसिंग कितना होगा, एरिया ऑफ वन रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ से आपके पास AST मिनिमम आ जाएगा ना, ठीक है, यहाँ से आपके पास AST मिनिमम आ जाएगा। तो एरिया ऑफ वन रीइंफोर्समेंट अपॉन क्या मिलेगा यहाँ से, AST मिनिमम इंटू 100, एरिया ऑफ वन रीइंफोर्समेंट अपॉन AST मिनिमम इंटू 100। याद रखना यहाँ पर AST मत पुट कर देना, वो किसके लिए अपन करते हैं, डिजाइन करते हैं, जो आपके पास जो मेन बार्स होता है उसके लिए डिजाइन करते हैं। ये कि आपके पास मिनिमम रीइंफोर्समेंट है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टील रीइंफोर्समेंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पेसिंग कितना हो जाएगा, आप जैसे मान लीजिए जनरली अपन जो आपके पास जो रीइंफोर्समेंट होता है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए, ठीक है, ये आपके पास वन रीइंफोर्समेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन बार लिख दो, नहीं तो एरिया ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन बार लिख दो, एरिया ऑफ वन डिस्ट्रीब्यूशन बार। जनरली याद रखना कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का आपके पास जो डायमीटर होगा, ठीक है, वो जनरली अपन मेन बार से कम रखते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन केस अगर आपको लग रहा है कि सेम भी रख सकते हैं तो वहाँ पर आप सेम भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे मान लो 16 mm का अगर आप मेन बार्स प्रोवाइड करो तो डिस्ट्रीब्यूशन आप 10 mm 12 mm का भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो स्पेसिंग कितना हो जाएगा आपके पास, π/4 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन AST मिनिमम इंटू 100। क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, AST मिनिमम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको एक और चीज़ पता है कि ये वाली जो स्पेसिंग है ये क्या होना चाहिए आपके पास, स्टेप नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पेसिंग का भी आपको पता होना चाहिए क्लॉज। मैक्सिमम स्पेसिंग किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए, कितना था वो, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार की अगर मैं बात करूँ तो कितना था, तो आपके पास जो स्पेसिंग आपके पास जो मैक्सिमम है क्या होना चाहिए, वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना, 5D और 450 mm, जो भी क्या होगा उससे मिनिमम वैल्यू जो रहेगी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम स्पेसिंग वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको मेन बारे में बताया था। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 600 आ गई तो आप इसकी वैल्यू 5D की वैल्यू अगर 300 आ गई और ये कितना है 450, तो तीनों में मिनिमम कौन सा आपके पास 300 होगा, तो आप स्पेसिंग कितना पुट कर दोगे, 300 पुट कर दोगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 600 आया, इसकी वैल्यू 500 आई और ये क्या आपके पास 400 है, तो आप स्पेसिंग कितना प्रोवाइड करेंगे, 400 mm, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को आप
इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। AST अगर मैं मेन बार्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर आप जैसे आप फ्लेक्चर में आप जैसे निकालते थे बीम्स के लिए, उस टाइम में आप AST मेन आप फाइंड आउट करोगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए आपके पास जो AST आप निकालोगे वो कहाँ से निकालोगे आप 0.15% या फिर 0.12% आपका जो ग्रॉस एरिया रहेगा। ग्रॉस एरिया मतलब आपके पास जो B इंटू डी की जो वैल्यू रहेगी उससे आप निकालेंगे। क्लियर? तो हमें सब समझ में आ गया। हमें यहाँ पर डेप्थ भी हमने निकाल लिया स्लैब का, ठीक है। विड्थ तो निकालने की नीड नहीं है क्योंकि हम 1 मीटर स्ट्रिप के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। दूसरा हमने दोनों बार्स के बारे में बात कर लिया, हमने मेन बार्स भी प्रोवाइड कर लिया और हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हमने यहाँ प्रोवाइड कर लिया। तो लास्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ, स्टेप नंबर 9 की बात करूँ, तो स्टेप नंबर 9 में क्या होता है आपके पास, यहाँ पर हम करते हैं डिटेलिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं डिटेलिंग। डिटेलिंग मतलब आप जो रीइंफोर्समेंट आप जो प्रोवाइड करे हो उसका आप डायग्राम आपको शो करना है, उसमें आपको बार्स शो करके दिखाने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं प्लान व्यू बना रहा हूँ इस टाइप से, मैं प्लान व्यू कैसे बना रहा हूँ, मैं इस टाइप से आपको शो कर रहा हूँ प्लान व्यू, ठीक है। ये आपके पास स्लैब का प्लान व्यू, ठीक है। मैं हमेशा टेढ़ा ही लिखता हूँ यार। फॉर एग्जाम्पल ये क्या आपके पास, ठीक है, चलो जैसा भी है देख लो। ये क्या आपके पास, दिस इज योर लॉन्गर स्पैन और ये क्या आपके पास, दिस इज योर शॉर्टर स्पैन, ठीक है। ये लॉन्गर स्पैन है और ये क्या आपके पास शॉर्टर स्पैन है। चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं मेन बार्स की, ठीक है। मेन बार्स में फॉर एग्जांपल आपके पास मेन बार्स में आपके पास हम आप प्रोवाइड कर रहे हैं 16 mm का हम आप बार प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी जो स्पेसिंग आई है वो हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी स्पेसिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं 150 mm की, ठीक है। स्पेसिंग हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 150 mm। और ये क्या है, दिस इज योर प्लान व्यू, ठीक है। ये क्या आपके पास, दिस इज योर प्लान व्यू। ये क्या आपके पास प्लान व्यू है, मतलब मैं ऊपर से मैं देख रहा हूँ अपने स्लैब को, तो स्लैब कुछ ऐसा है। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो ना, इस डायरेक्शन में भी आप बना सकते हो, मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेन अगर मैं रीइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा तो कैसे प्रोवाइड करूँगा, आपको पता है कि अगर मैं मेन बार्स के बारे में बात करता हूँ, मेन बार्स क्या होता है आपके पास, अलोंग द शॉर्टर स्पैन कैसा होता है आपके पास, हम प्रोवाइड करते हैं। तो शॉर्टर स्पैन क्या है हमारे पास, LX। तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ फिर यहाँ 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 और दोनों रीइंफोर्समेंट के बीच की गैप कितनी होगी आपके पास 150 mm, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अपन और ध्यान रख दे सकते हैं कि आपके पास मैंने आपको बताया था कि हम इसको सिर्फ L इफेक्टिव तक ही हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, एंड तक प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भी बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ L इफेक्टिव तक ही प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ यहाँ की कुछ डिस्टेंस से लेकर हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए बेसिकली ये क्या आपके पास LX जो मैं बताया हूँ, ये शॉर्टर स्पैन जो है, आप इसको LX के टर्म्स में मत सोचो, ये आपके पास बीम के साथ भी आपके पास, खैर ठीक है, चलिए आप इसको LX के टर्म्स में ही ले लो। बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर क्या होगा आपके पास, बेंडिंग मोमेंट तो आएगा नहीं। जो कॉर्नर्स है वहाँ पर क्या होगा आपके पास, बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। इसको आप LX मत लिखो, इसको बस आप शॉर्टर स्पैन लिख दो, ठीक है। आप इसको शॉर्टर स्पैन लिख लो और इसको आप लॉन्गर स्पैन लिख लो, वरना आप वो वाले LX से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपके पास मान लीजिए स्लैब दिया हुआ है, आपको स्लैब दे दिया गया है आपके पास कितने बाई कितने का, 500 बाई 300 बाई 700 आपको गिवन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कितना गिवन है, 300 बाई 700। तो ये 300 है और ये 700 है। वो LX वो क्लियर स्पैन वगैरह के बारे में मत सोचना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि मैं जब मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूँगा तो मैं कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करूँगा, मेन रीइंफोर्समेंट अलोंग द शॉर्टर स्पैन। लेकिन बेसिकली होगा क्या कि हम यहाँ पर एंड में, तो आपको पता है कि एंड में क्या हो रहा है आपके पास, एंड में आपके पास बेंडिंग मोमेंट आएगा नहीं, लेकिन एंड जो सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है आपके पास, शियर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अगर आप बोलोगे कि तो हाँ तो सर एंड में तो बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं शियर की बात करूँगा, अगर मैं यहाँ पर शियर की बात करूँगा तो शियर क्या होगा आपके पास, शियर फोर्स आपके पास ऐसा बनेगा, SFD ऐसा बनेगा। इसका मतलब एंड में क्या हो रहा है आपके पास, शियर इन्फोर्समेंट ज़्यादा, शियर फोर्स क्या हो रहा है आपके पास ज़्यादा आ रहा है।
लेकिन स्लैब में हम क्या करते हैं, स्लैब में जनरली हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट और शियर रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। हम स्लैब में कोई स्टिरप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्लैब में कोई कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्लैब में सिर्फ दो टाइप की रीइंफोर्समेंट आती है, एक आपके पास मेन स्टील और एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एंड में क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर शियर फोर्स ज़्यादा आ रही है, तो मतलब शियर स्ट्रेस तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्लैब क्या होता है आपके पास, उसकी शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो कैसे ज़्यादा होगी उसके बारे में अपन बात करते हैं। हम यहाँ पर अलग से स्टिरप्स हम डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, सिंस यहाँ पर एंड में क्या हो रहा है, हमारे पास शियर फोर्स ज़्यादा आ रही है, तो हम एंड में जैसे कि यहाँ पर मैंने पहला रीइंफोर्समेंट डाला मेन बार ऐसा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि उसके 150 mm छोड़ के मैं दूसरा रीइंफोर्समेंट डालूंगा, तो दूसरा रीइंफोर्समेंट जो डालूंगा ना, उसको मैं कैसा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ एज अ बेंट अप बार। एज अ कैसे प्रोवाइड कर दिया मैंने उसको, मैंने एज अ बेंट अप बार मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। बेंट अप बार प्रोवाइड कर दिया मतलब यहाँ तक तो मेरा आपके पास इफेक्टिव क्या हो रहा था, मेरे पास यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मेरा बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, तो मतलब मुझे इस पोर्शन तक मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पर फ्लेक्चरल मेरे पास रीइंफोर्समेंट चाहिए थी। लेकिन इसके बाद बेंडिंग मोमेंट की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं नीचे नहीं भी डालूंगा तो चल जाएगा क्योंकि वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन इस केस में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इधर पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर शियर फोर्स ज़्यादा मिल रहा है, शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो स्टिरप्स की जगह पे मैंने क्या किया, इसी रीइंफोर्समेंट को मैंने क्या किया, यहाँ पर बेंड करके मैंने उसको यूज़ कर लिया कैसा, एज अ कंप्रेशन स्टील या फिर एज अ स्टिरप्स आप बोल लो, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने एज अ बेंट अप बार मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, क्यों, ताकि यहाँ के वाले जो रीइंफोर्समेंट है, इस साइड वाले जो कर्टेलमेंट जो हुई है, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, वो एज अ शियर जो आ रहा है उसको क्या कर लेगा, वो रेजिस्ट कर लेगा। तो अपन इसको प्रोवाइड कैसे करते हैं, जनरली इसको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं। मतलब पहला हमने बार दिया, फिर 150 mm छोड़ के जो सेकेंड बार जो दिया उसको हमने क्या किया, एज अ बेंट अप बार बना दिया। फिर थर्ड हमने नॉर्मल बार दिया, फिर उसके बाद हमने बेंट अप बार दे दिया, फिर ऐसा करके ऑल्टरनेट। देखिए प्लान व्यू है, तो आप इसको ऐसा मत समझना ना, ऐसे मत समझना कि मतलब ये प्लान में ऐसा शो नहीं होगा। बेसिकली प्लान में तो ऐसा शो नहीं हो सकता है, ये मैं बस समझाने के लिए आपको बताया हूँ। प्लान में तो अपन ऊपर से देख रहे हैं ना, तो अगर आप ऊपर से उसको उठा भी दियो तो भी मेरे को वो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी। तो आप बोलोगे सर प्लान व्यू आप बनाए हो और आप सामने का दिखा रहे हो, तो बस मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये प्लान व्यू में ये दिखेगा नहीं, प्लान व्यू में आपके पास ये सारी लाइनें स्ट्रेट ही दिखेंगी, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या कर लेंगे अपन, इसको बेंट अप बार हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। और दोनों रीइंफोर्समेंट के बीच की जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, जो भी स्पेसिंग आप प्रोवाइड करे हो, क्लियर। तो ये क्या था, अलोंग द शॉर्टर स्पैन मैंने क्या किया, यहाँ पर मेन बार्स मैंने प्रोवाइड किया। सिमिलरली अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की बात करूँ, मान लीजिए वो 12 mm दिया है मैंने और स्पेसिंग जितनी भी आई होगी उसकी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैसे आएगा, वो आपके पास ये वाले डायरेक्शन में आपके पास क्या मिलेगा, आपको इस डायरेक्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आप प्रोवाइड कर दोगे। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बेंट अप बार शो करूँ तो बेसिकली प्लान में वो शो नहीं होगा, तो बेसिकली कहाँ पर शो होगा, वो फ्रंट व्यू में। अगर मान लीजिए मैं एक सेक्शनल व्यू बना रहा हूँ उसका, तो वो कैसा शो होगा, मैं यहाँ से एक सेक्शन ले रहा हूँ इस प्लान का, ठीक है, इस प्लान का मैं सेक्शन ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसका शो करूँ आपको, तो ये क्या आपके पास शॉर्टर स्पैन है, ठीक है। ये क्या बना रहा हूँ मैं, शॉर्टर स्पैन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपके पास शॉर्टर स्पैन है, ये उसके नीचे की बीम रहेगी, ठीक है, ये शॉर्टर स्पैन है। और सिमिलरली इसी के पीछे में आपके पास क्या होगा, पूरा लॉन्गर स्पैन पूरा गया होगा, क्लियर। तो शॉर्टर स्पैन है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मेन रीइंफोर्समेंट कैसे शो होगी, मेन रीइंफोर्समेंट बेसिकली मैं यहां से देख रहा हूं। अब मैं क्या बना रहा हूं, मैं सेक्शनल व्यू बना रहा हूं, मतलब मैं इस साइड से देख रहा हूं, ठीक है। मैं इस साइड से देखा तो मुझे ये वाला डायग्राम दिखा, ठीक। अब मुझे पहली वाली बार शो करना है और उसके पीछे 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 बहुत सारी बार्स है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बार शो कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं सामने में इसके पीछे वाली ड्राइंग कैसे शो कर पाऊंगा। तो जनरली ये वाली जो बार होगी, ये वाली बार क्या है आपके पास, दिस विल बी योर मेन बार, दिस विल बी योर मेन बार। तो जब भी आप ये वाली बार बनाओगे, इसके बाद में आप स्पेसिफिकेशन लिख देना, जितने भी मान लीजिए वो 16 mm है डायमीटर एट 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है।
यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे शो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो बहुत सारी बार्स हो जाएंगी ना, गिनते थोड़ी बैठ रहेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, जब 40 41 43 फिर भूल गया कि ये 43 है कि 44 था, तो वापस फिर से 1 2 3 4 स्टार्ट किया, तो नंबर ऑफ बार्स वहाँ पर वो नहीं होता। यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है शो करने का, वो क्या होता है आपके पास? स्पेसिंग, ठीक है। और यहीं पर ये पहली वाली बार थी, इसके पीछे पे मैंने क्या शो किया था? इसके पीछे मैंने बेंट अप बार शो किया था, तो पीछे वाली ड्राइंग का क्या होगा आपके पास? यहाँ पर आपको बेंट अप बार भी यहाँ पर शो होगा। तो ये वाली ड्राइंग को मैं कैसे बना सकता हूँ? सामने वाले फ्रंट वाली बार का तो मैं ये है, साथ ही साथ दूसरे बार का क्या हो सकता है? इसके पीछे वाली का आपको सिर्फ जो बेंट अप वाला जो पोर्शन है वो वाला भी आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास? दिस इज योर मेन बार्स। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की बात करूँ, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन बार्स मैंने यहाँ पे शो किया है, तो अगर मैं इस साइड से दिखूंगा तो मेरे को ये वाली बार्स का क्या दिखेगा? क्रॉस सेक्शन दिखेगा, मतलब सर्कल दिखेगा। सिमिलरली ये वाली बार का भी क्या दिखेगा मुझे? क्रॉस सेक्शन दिखेगा। सिमिलरली ये वाली बार का भी क्रॉस सेक्शन, ये वाली बार का भी क्रॉस सेक्शन, रीइंफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स में यहाँ पर मैं नंबर ऑफ बार्स शो कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ बार्स भी शो कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये क्या आपके पास? ये है आपके पास ये जो सर्कल जो आ रहा है डॉटेड वाला, ये क्या आपके पास? दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बार, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये मान लीजिए आपने 12 mm बनाया एट 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो इसको आपको क्या कैसे शो करना है? आपको कुछ इस टाइप में आपको क्या करना है? शो करना है। तो आपको दोनों व्यू बनाने पड़ेंगे जनरली। तो जब भी आप प्लान व्यू बनाओगे ना, तो बेंट अप बार मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए शो किया है। बेंट होते हुए प्लान में नहीं दिखेगा, प्लान में आपको बेंट होते हुए नहीं दिखेगा। बेंट होते हुए कहाँ पर दिखेगा? आपको सिर्फ फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो इसको आप बेंट मत करके शो करना प्लान में, इसको आप सीधा सीधा रीइंफोर्समेंट ही आप शो करेंगे, क्योंकि अगर बेंट हुआ भी होगा तो भी प्लान व्यू में कैसा दिखेगा? वो एज अ स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, क्योंकि वो आपके साइड पे, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपके साइड में वो उठी हुई है, तो भी हमें वो एज अ सेम लाइन ही दिखेगा। हमें वो उठा हुआ कहाँ से दिखेगा? अगर हम उसको सामने से देख रहे हैं तो। क्लियर? तो ये दोनों डायग्राम आपको अगर डिटेलिंग आ रहा है, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल या फिर कोई कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आपको वहाँ पर डिटेलिंग के बारे में शो करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में डिटेलिंग के आपके पास मार्क्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे अगर यूनिवर्सिटी पेपर आपके पास है तो वहाँ पर हर स्टेप के आपके पास मार्क्स रहेंगे। मेन बार्स रीइंफोर्समेंट निकालने का इतने मार्क्स होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स निकालने का इतने मार्क्स होंगे, डिटेलिंग शो करने के, डायग्राम शो करने के इतने मार्क्स होंगे। तो वहाँ पर ये क्या है आपके पास? दिस विल बी योर डिटेलिंग डायग्राम, ठीक है। इसके बाद अपने पास और भी चीज़ें होती है, जैसे चेक करना होता है हमें। चेक किसके लिए करना होता है? जैसे हमारे पास डिफ्लेक्शन के लिए चेक करना होता है, साथ ही साथ हमें शेयर के लिए चेक करना होता है। तो शेयर मैंने बताया, शेयर इन्फोर्समेंट तो हम प्रोवाइड करते नहीं है, तो हमेशा याद रखना शेयर के लिए जब भी चेक कर रहे हैं तो आपका जो नॉमिनल जो शेयर स्ट्रेस होगा, ठीक है, नॉमिनल जो शेयर स्ट्रेस होगा वो हमेशा क्या होगा आपके पास? वो कम होगा शेयर स्ट्रेंथ से। मतलब आपके पास जो टाउ वी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी आपके पास? टाउ सी से हमेशा क्या होगी? कम होगी। दूसरी चीज़, अगर चेक फॉर डिफ्लेक्शन अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पता है स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का मैंने आपको बताया था, ए वैल्यू जितना होता है, ठीक है, इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे। तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, वहाँ पर MF1 और MF2 वो क्या था आपके पास? ग्राफ था, परसेंटेज ऑफ स्टील और मॉडिफिकेशन फैक्टर में। तो आपको क्या करना है? वो जो आपने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिया, आपको यहाँ से पता है AST कितना है, वहाँ से PT निकाल के आपको देखना है मॉडिफिकेशन फैक्टर कितना आएगा, ठीक है। आपने जैसे AST निकाल लिया ना, AST से आप PT निकाल लो, PT निकाल के बदले दोनों ग्राफ से उस PT के रिस्पेक्ट में जो मॉडिफिकेशन फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो मॉडिफिकेशन फैक्टर्स को आप निकाल के आप वहाँ पर A वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके आप डेप्थ निकालो। तो डेप्थ रिक्वायर्ड जो आएगी और आपने जो प्रोवाइड किया, तो प्रोवाइडेड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली विथ डेप्थ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे? चेक फॉर डिफ्लेक्शन जब भी आप देखोगे तो वहाँ पर इसके पहले मैंने आपको जो दो ग्राफ बताए थे मॉडिफिकेशन फैक्टर वाले, वो मॉडिफिकेशन फैक्टर से आप दोनों मॉडिफिकेशन फैक्टर आप देख लेना और वहाँ पर A वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना उसको। उसके बाद आप डेप्थ निकालना, तो वो वाला जो डेप्थ होगा और जितना आपने प्रोवाइड किया है वो वाला डेप्थ कम होना चाहिए प्रोवाइडेड से, तो वो क्या हो जाएगा? चेक फॉर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली शेयर के लिए अगर मैं बात करूँ चेक करने के लिए, तो हमेशा यहाँ पर शेयर रीइंफोर्समेंट अलग से तो हमने प्लेस किया नहीं है, अलग से हमने नहीं दिया है ना शेयर रीइंफोर्समेंट। स्टिरअप्स हमने यहाँ प्रोवाइड नहीं किया है। हाँ, हमने यहाँ पर क्या कर दिया? बेंट अप बार हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया ताकि वो शेयर को भी ले लें।
तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस जो आ रहा है, टाउ वी की जो वैल्यू आ रही है वो कम होनी चाहिए किससे, जो आपके पास टाउ सी की जो वैल्यू है उससे। ठीक है, तो ये वो क्या था आपके पास, चेक था। ये क्या था आपके पास, टोटल एनालिसिस और डिज़ाइन था। इसमें मैंने आपको मैंने बताया मेन बार्स क्या हमारे पास जो रिइंफोर्समेंट होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के जो रिइंफोर्समेंट होते हैं उसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, एक आध अच्छा कन्वेंशनल क्वेश्चन उठा लेंगे जिसमें सारी चीज़ें हों, तो उसको हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि तो हमारा डिज़ाइन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा वन वे स्लैब के लिए। ओके।